दिस वन प्रोजेक्ट हमने बनाया था, किस नाम से बनाया था, कुछ याद है? एंगुलर प्रोजेक्ट के नाम से। डॉट एंड यू विल सी, ये मेरा आ गया है। और मैं अपने इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। ये कहकर एनजी सर्व। ठीक है, कोई भी चीज मिस ना हो, ठीक। और हम स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 4 लेक्चर्स हमारे जो पहले हैं वो बेसिक लेवल के होंगे, जिनमें से एक हो चुका है। और अगले 4 लेक्चर्स हमारे एडवांस लेवल के होंगे। ठीक है, कीप इन माइंड, आज हमारा दूसरा लेक्चर है। अच्छा जी, दिस वन एनजी सर्व मैंने किया और ये मेरी कमांड चल गई। और लेट्स सी, ये ओपन हो जाती है। और मैं गाइडलाइंस के लिए जो यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, अच्छा जी, लर्निंग स्टेप्स हमने ये लिखे हुए थे, गाइडलाइंस हमने लिए लिखे हुए थे। अब सबसे पहले जी कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि कंपोनेंट्स के अंदर हम किस तरह लेकर जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों, दिस वन कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। देखो, हेलो एंगुलर समथिंग लिखा हुआ है। ठीक है, अब हो क्या रहा था, लास्ट लेक्चर में हमने सारी फाइल्स का जायजा ले लिया था और आपको पता लग गया था कि भाई एक हमें बिल्ट इन कंपोनेंट मिलता है जो कि ये होता है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे पास एक और कंपोनेंट नया आ जाए। ठीक है, वो नया कंपोनेंट क्या करेगा, वो नया कंपोनेंट जो है मुझे पूरी फंक्शनैलिटी बनाकर देगा। ठीक है, तो लेट्स सी, एक हम आमतौर पर जब रिएक्ट में या व्यू जेएस में कंपोनेंट बनाते हैं तो हम यहाँ पर कंपोनेंट का नाम लिखते हैं। मिसाल के मैंने होम कंपोनेंट बनाना है तो मुझे होम डॉट जेएस है, यहाँ टीएस इस्तेमाल होता है तो टीएस लिखना पड़ेगा। ऐसे ही है ना फैसल भाई? एक तो तरीका है ठीक करना। ये बनाने का। ठीक है, लेकिन एंगुलर ने ना अपने आप को थोड़ा सा एडवांस कर लिए। दरवाजा बंद करना चाहिए। एंगुलर ने ना अपने आप को थोड़ा सा एडवांस कर लिए। एंगुलर ये कहता है कि अगर आप लोगों ने कंपोनेंट बनाना है देन आपको कमांड लगानी पड़ेगी। ठीक है, कमांड क्या है जी, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च कर लेते हैं। ऑफिशियली कमांड ये है कि एनजी जेनरेट कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट का मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ, मिसाल के तौर पे होम कंपोनेंट। मैंने एंटर किया है, देन यू कैन सी दैट कि यहाँ पर कहीं पर मेरा कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा कंपोनेंट आ गया ऐप के अंदर। एंगुलर 18 से पहले क्या होता था कि एक कंपोनेंट तो बिल्ट इन मिलता था, लेकिन उसके अलावा हम जो भी कंपोनेंट बनाते थे वो मेरे ऐप से बाहर आया करता था और हर कंपोनेंट टोटली डिपेंडेंट होता था ऐप के ऊपर। अब जो हम एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं, दिस इज द स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। मतलब एंगुलर के अंदर हर छोटा कंपोनेंट भी अपने आप में एक बड़ी वैल्यू रखता है। समझ रहे हैं आप लोग? अपने आप में एक अच्छी खासी बड़ी वैल्यू, मतलब कि अगर मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ ना, तो ये कंपोनेंट नहीं है, ये इस एंगुलर के अंदर छोटा सा एक और प्रोजेक्ट है। ठीक है, जैसे कि मैंने होम का कंपोनेंट बनाया तो मेरे पास ये 4 फाइलें आ गई। ठीक है, होम डॉट सी एस एस की फाइल, HTML की फाइल, specs डॉट टीएस की फाइल एंड कंपोनेंट डॉट टीएस की फाइल। ठीक है, अब इन 4 फाइलों का क्या मकसद है भाई? कंपोनेंट तो एक ही लफ्ज है और एक ही फाइल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक तरीका कंपोनेंट बनाने का ये है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर क्रिएट कंपोनेंट। ठीक है, कमांड कौन सी है? कमांड है ये वाली। इसके अलावा एक और कमांड है nggc, आगे फिर से कंपोनेंट नेम। ठीक है, या ये है या ये है, मतलब कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ng फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट। अबाउट का कंपोनेंट बनाना है तो यू कैन सी यहाँ पर मेरा अभी क्विकली 1 सेकंड के अंदर ये अबाउट का कंपोनेंट भी बन गया। देख रहे हैं आप लोग? आसिम देख रहे हैं? निसुम्बर, अबाउट का जी। कंपोनेंट। जिन लोगों ने रिएक्ट पढ़ी है और जिन लोगों ने व्यू यस पढ़ी सर। है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है इससे, है ना? आपको बिल्कुल शक्ल से सर। ही लग रहा होगा कि एंगुलर कितनी ज्यादा स्ट्रांग है बनिस्बत रिएक्ट के व्यू के। और तो सर आसान भी है सर। आसान है, अभी देखना बिल्कुल आने ये वाले टाइम में आपको चीजें पता लगेंगी।
ये एक है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आसान भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब सर जी जी, पूछिए पूछिए। सर इसको भी हम क्या अपने मतलब जैसे कंपोनेंट्स के फोल्डर वगैरह उसमें तमाम चीजों को इसी तरह रख सकते हैं क्या इसमें भी? हाँ रख सकते हैं ना, मैं जस्ट आपको भी कंपोनेंट बना के दिखा रहा हूँ, ठीक ठीक है। ठीक। अभी हम इसको देखेंगे। ये CSS की फाइल है, ये मेरी होम डॉट HTML की फाइल है, ये मेरी स्पेक्स की फाइल है। पूछ रहे हैं भाई, ये मेरी स्पेक्स की फाइल है, ये मेरी TS की फाइल है, ठीक है। और ओके, अब ये CSS की फाइल वो है कि पहले क्या होता था, मुझे एक डॉट क्लास लगानी पड़ती थी और एक फाइल को ऊपर अटैच करना पड़ता था। अब से मेरी हर कंपोनेंट की अलग से फाइल होगी, जिसके अंदर मैं हर कंपोनेंट की स्पेसिफिक CSS करूंगा। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसी CSS फाइल चाहिए जो कि मैं चाहता हूँ मेरे सारे कंपोनेंट्स में आए, देन मैं वो भी बना सकता हूँ, ठीक है। होम डॉट कंपोनेंट डॉट HTML वो वाली फाइल है जिसके अंदर मेरा सिर्फ HTML का कोड होगा। डॉट TS फाइल एंड डॉट specs डॉट TS फाइल, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। ये डॉट specs डॉट TS फाइल जो है ना, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है, ये टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है, वो बाद में देखेंगे क्यों होती है। डॉट TS फाइल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल। यहां पर ये मेरा कंपोनेंट है जो कि हमें बिल्ट इन मिला है। इस कंपोनेंट के अंदर ये 5 चीजें हमें मिली हैं, ठीक है। सिलेक्टर क्या होता है? हमारे कंपोनेंट को हम जिस नाम से कॉल करेंगे उस नाम का सिलेक्टर इसको कहेंगे, ठीक है। मतलब कि ये मेरा सिलेक्टर है, मैं जहां भी इसको कॉल करना चाहता हूं, दिस विल बी माय सिलेक्टर, ठीक है। मैं आपको इसको कॉल भी करके दिखाता हूँ। स्टैंड अलोन ट्रू, स्टैंड अलोन क्या होता है? ऐसा प्रोजेक्ट जिसका हर एक कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंडेंट ना हो, दैट इज द स्टैंड अलोन, ठीक है। तो स्टैंड अलोन का मतलब ये है। इंपोर्ट, एंगुलर के अंदर आपको जो भी चीज इस्तेमाल करनी है आप उसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, यू हैव टू इंपोर्ट दिस। दैट्स व्हाई हमें हर फंक्शनैलिटी को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर एंगुलर के ऑफिशियल कोर्स की बात करें ना दोस्तों, तो ये कम से कम 2 से 3 माह का कोर्स बनता है, ठीक है। ये हम बहुत ही फास्ट ट्रैक के अंदर चीजों को लेकर चल रहे हैं। अदरवाइज एंगुलर का जो ऑफिशियल कोर्स है ना, वो 2 से 3 माह का कोर्स बने। आप यकीन करें, एंगुलर के अंदर इतनी सारी चीजें हैं। तो हम एक सिंपल प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हमें एंगुलर का इंटरमीडिएट लेवल तक आ जाएगा, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी है। उसके बाद टेम्पलेट यूआरएल से क्या मुराद है दोस्तों? टेम्पलेट यूआरएल से मुराद है कि आप इस कंपोनेंट का HTML कहाँ होगा। अगर HTML कोई छोटा है तो आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इनको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा अभी 2 मिनट में। मैं ऐसे भी लिखूंगा तो ये कॉल होगा, लेकिन अगर HTML बहुत ज्यादा है तो आप इसको एक फाइल के साथ बना। स्टाइल डॉट यूआरएल से मुराद है कि इसकी CSS कहाँ होगी, ठीक है। मैं मजीद इसको क्लैरिफाई करता हूँ। मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं सर ये यहाँ सारी प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुई हैं? बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुई है। अभी जरा जादू देखिएगा। मैं कंपोनेंट्स में आता हूँ और मैं यहाँ पर ऐप में आता हूँ, हमारे मेन कंपोनेंट्स में, और मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बना देता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पर टर्मिनल खोल लेता हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर यहाँ पर टर्मिनल खोल लेता हूँ और अच्छा, यहाँ पर ये आप लोगों को फुल स्क्रीन में नजर आ रहा है? अब नहीं आ रहा है, पहले तो आ रहा था सर। एक मिनट रुको जरा, जी लाइट। अब देखें, अब फुल स्क्रीन में नजर आ रहा है? जी सर अब आ रहा है। आ ठीक रहा है। है, पहले हमें तो पहले भी आ रहा था। अच्छा, ये कंपोनेंट्स के अंदर मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पर आके अपने टर्मिनल को खोल लेता हूँ इधर। अब मेरा टर्मिनल इसके अंदर खुला हुआ है, इस कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी ng जनरेट, कंपोनेंट का नाम मैं लिख देता हूँ जी होम कंपोनेंट जनरेट कंपोनेंट। हर कमांड के अंदर आपको ng जनरेट तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। सर्विस बना रहे हैं, कंपोनेंट बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं। मैं होम कंपोनेंट बनाता हूँ, तो यू विल सी दैट कि दिस विल बी माय होम कंपोनेंट जो कि आपके सामने है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 4 फाइलें हैं, CSS की फाइल, HTML की फाइल, specs.tss की TS की फाइल एंड TS की फाइल। TS मीन टाइप। यहाँ पर होम डॉट कंपोनेंट की फाइल क्या है? वो कंपोनेंट होम डॉट कंपोनेंट डॉट CSS की CSS के लिए इस्तेमाल होती है। और ये कंपोनेंट की फाइल मेरी इसके लिए यहाँ पर
HTML के लिए इस्तेमाल होती है, डॉट टीएस की फाइल मेरी फंक्शनैलिटी बनाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये फाइल मेरे इस ऐप के अंदर कॉल हो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर रूट्स भी बनाने बड़े आसान है, 1 सेकंड के अंदर बनते हैं, कोई पैकेज कोई कुछ नहीं है। वालेकुम अस्सलाम दिशान, कैसे हो आप, ठीक ठाक हो? अच्छा जी, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे होम कंपोनेंट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है दोस्तों, दिस टेक्स्ट इज होमवर्क्स, ओके। ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरी ये प्रोजेक्ट कॉल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। मैं यहाँ पर आ गया, ये मेरे पास मेरा एंगुलर का जो है कंपोनेंट, ठीक है। और मैं अपने इस ऐप मेन कंपोनेंट ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर अपनी इस फाइल को इंपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ कोमा लगाऊंगा और इंपोर्ट्स के अंदर मैं लिखूंगा होम। आप देख रहे हैं नीचे होम कंपोनेंट मेरा आ रहा है, ले जी, ये मेरा कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया। अब मैं इस कंपोनेंट को HTML की फाइल के अंदर जाता हूँ और मेरा ये जो सिलेक्टर था जो कि यहाँ पर था, ये वाला, मैं इस सिलेक्टर को कॉल करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई दिस वन ऐप डैश होम एंड ये, लेट्स सी क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं होम वर्क्स। मतलब कि अगर मैं अपने इस होम कंपोनेंट के अंदर इसको H2 में लिख देता हूँ होम वर्क्स, तो यू विल सी इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। और अगर मैं यहाँ पर पैराग्राफ लिख के लॉरम 200 लगा देता हूँ, तो यू विल सी दिस विल बी समथिंग लाइक दिस वन। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पर इसको मैं एक डिव में लगा देता हूँ। नाउ लेट्स सी, ये ये मेरा होम कंपोनेंट आ गया। इसी तरह अगर मैं एक और कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ इसके अंदर, अबाउट कंपोनेंट, अबाउट कंपोनेंट। अब मैं इसको भी अपने इस होम कंपोनेंट में कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा अबाउट एंड इसी तरह मैं इसको भी, इसका सिलेक्टर क्या है, हर कंपोनेंट का सिलेक्टर अपना होता है भाई, ये याद रखिएगा। ऐप डॉट अबाउट कंपोनेंट, आई एम गोइंग टू ऐप डॉट अबाउट कंपोनेंट। फिर उसके बाद दोबारा से मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स का सेक्शन बनाना है, तो आई एम गोइंग टू यूज हियर कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स, एंटर किया। अच्छा जी, सर एक छोटी सी चीज, जी जी, पूछिए पूछिए। सर ये जैसे अभी आपने इनकी जो ऐप होम और ऐप अबाउट ये जो सेलेक्टर्स लगे हैं, तो हम्म ये तो जैसे HTML के टैग हो गए ना सर। हम्म, तो इनके दरमियान में जैसे अब ये एक ओपनिंग टैग आ रहा है, क्लोजिंग टैग आ रहा है इसका, बिल्कुल। तो क्या इसमें भी हम इससे दरमियान में इसके जो इसमें कुछ हम अपनी जितना हम HTML में देते हैं इसमें भी कुछ हम वो दे सकते यहाँ हैं पर जो। ऐसे जी 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 सर। नहीं, ये तो नहीं ना देंगे, बिकॉज इसकी ये तो ठीक। हमारा कंपोनेंट डायरेक्टली कॉल हो रहा है ना, तो अच्छा, ये इसका तो एक हमें मतलब एक ओपनिंग एक क्लोजिंग टैग है और उसमें एक क्लोजिंग टैग है। ये जी मेरे ख्याल में इस तरह भी कॉल होना चाहिए, बिल्कुल ये इस तरह भी कॉल हो रहा है, ठीक जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे करें। ठीक ठीक ठीक। रिएक्ट के कंपोनेंट को कॉल करते हैं ना जी सर। हम इसके कंपोनेंट को भी इस तरह ही कॉल करते हैं, ठीक है। थैंक यू इसी सर। तरह ये स्टूडेंट्स का कंपोनेंट आ गया मेरे पास, तो मैं यहाँ पर अगेन यहाँ पर आता हूँ। मतलब कि मेरी अब जितनी फाइलें हैं वो सारी की सारी, अगर मैं किसी कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट में कॉल करना चाहता हूँ, तो पहले मुझे उसको इसके अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर ही कॉल होगा, वैसे कॉल नहीं होगा, ठीक है। दिस वन होम अबाउट कंपोनेंट्स, और उसके बाद कॉन्टेक्ट पे क्लिक कर, कॉन्टेक्ट का एक कंपोनेंट बना लेते हैं, तो यू विल सी दिस इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट का कंपोनेंट भी इसी तरह ही आ गया। मैं इसके अंदर component, okay, and now control S and you can see home component, home का component, about का component, student का component and
कॉन्टेक्ट का कंपोनेंट। क्लियर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? इसमें जो राउटिंग की जरूरत पड़ेगी हमें आगे या नहीं? जरूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है, राउटिंग के बगैर तो हम नहीं चल सकते। राउटिंग की तो जरूरत पड़ेगी, अच्छी खासी पड़ेगी। ठीक हो राउटिंग गया। वो ओवरऑल चलेगी। अच्छा, मैं क्विकली इसके अंदर फिर हेडर भी बना लेता हूँ, ताकि हमारी जो राउटिंग वाला सवाल है वो भी हम साथ साथ ही पूरा कर लें। अब मुझे यहाँ पर जाके न्यू फाइल क्रिएट करवाने की जरूरत सर नहीं है। राउटिंग के साथ कंट्रोलर भी बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, इसमें कंट्रोलर जो है ना हमारा, वो कंट्रोलर हमारा .ts की फाइल ही है। मिस मुंबल, आप ना लारावेल से बाहर निकलें। आपने यस कल सर, भी दूसरी क्लास में भी सवाल किया, तो लारावेल से आपने बाहर निकलना है। इसमें यस कंट्रोलर जो है वो ये टीएस की फाइल ही है। यस सर, यस सर। ठीक है, स्ट्रक्चर को फॉलो करें, ना ही कि इस चीज को। मैं यहाँ पर हेडर आता है, हेडर का कंपोनेंट भी बन जाता है। मतलब कि अब हमें व्यू एंगुलर की तरह अलग अलग से फाइलें बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे फोल्डर फाइलें ऑटोमेटिकली बने हुए ही आएंगे, हमने जस्ट उन्हें सेट करना है। मैं हेडर कंपोनेंट में आता हूँ और मैं यहाँ पर आके ऐप डैश हेडर। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों ने ये नहीं किया, अपना माइक माइक कैंडली म्यूट कर लीजिए प्लीज। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं बात कर रहा था। अब ये देखिए ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस, ठीक है। एंड यहां पर अगर मैं अपने इस कंपोनेंट के सिलेक्टर को चेंज कर देता हूँ, मिसाल ले लें, अपने इस कंपोनेंट के सिलेक्टर को मिसाल के तौर पे मैं चेंज कर लेता हूँ, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन, के जैसे कि ये मेरा कोई भी कंपोनेंट, आप हेडर का कंपोनेंट ले लें, मैं इसके सिलेक्टर को बदल देता हूँ। मैं इसके सिलेक्टर को असद कह देता हूँ। लेट्स सी, क्या ये कॉल शो हो रहा है मुझे? नहीं शो हो रहा, क्यों? क्योंकि मैंने जो सिलेक्टर को कॉल किया हुआ है वो सिलेक्टर है ही नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर इसके सिलेक्टर को इसकी बजाय असद लिख देता हूँ, तो यू विल सी ये मेरा, समझ आया दोस्तों? जी सर, बिल्कुल। लेकिन ये मेरे सारे के सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं मेरी इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के साथ। मतलब कि आज ही मैं इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को रिमूव कर देता हूँ, आप देखें कि यहाँ पर भी मेरा सिलेक्टर ही कॉल है। देख रहे हैं ना, ये सिलेक्टर, अगर मैं ऐप डॉट्स में आता हूँ तो ये देखें, अगर मैं यहाँ पर वेब एजुकेटर्स लिख देता हूँ, तो यू विल सी कि ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। वो कह रहा है भाई मुझे सिलेक्टर ही नहीं मिल रहा, किधर है? लेकिन अगर मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आके वेब एजुकेटर्स लिख देता हूँ, तो यू विल सी ये मेरा सब कुछ आ जाएगा वैसे ही। ठीक है, वेब एजुकेटर क्लोजिंग एलिमेंट, सॉरी, यहाँ पर क्योंकि हमें एचटीएमएल के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो दैट्स इट। समझ आया? अब मेरा ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और ये मेरी ऐप डॉट टीएस, ये कनेक्टेड है कहाँ से? मेरी इस मेन डॉट टीएस के साथ। ये देख रहे हैं आप, ये मेरा मेन कंपोनेंट आ रहा है, ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ रही है, ये मेरी ब्राउजर एप्लीकेशन आ रही है, और ये सारे का सारा यहाँ पर रन हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ऐप डैश कॉन्फ़िगरेशन डॉट टीएस की बात करता हूँ, तो इस कॉन्फ़िगरेशन डॉट टीएस में मैंने ओवरऑल बताया हुआ है कि मेरी कौन सी चीजें किस तरफ जा रही हैं। अब क्योंकि एंगुलर ने हमें ये सब कुछ करके दे दिया है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इसमें घुसने की जरूरत है। उसकी निस्बत हम उस चीज को के ऊपर फोकस करते हैं जो हमें पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, मतलब कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर W3 स्कूल्स में आता हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन है जिशान आपका? जी सर, ये जो एंगुलर है ये पैकेजेस पे चलता है? ओवरऑल ये पैकेजेस पर ही चलता है और इसके अपने पैकेजेस है, सर, एक्सटर्नल कोई पैकेज नहीं। ठीक है, अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर बूटस्ट्रैप के सीडीएन्स अटैच कर देता हूँ। ये दो फाइलें हैं जी, एक जेएस की और एक सीएसएस की, और इन दो फाइलों को मैं यहाँ पर अटैच कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, ये कंट्रोल एस, तो यू विल सी ये मेरा बूटस्ट्रैप यहाँ पर काम कर रहा है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये मेरा बूटस्ट्रैप यहाँ पर काम कर रहा है। अगर आपने एंगुलर व्यू और रिएक्ट जेएस को बेहतरीन तरीके से समझना है ना, जिस फ्लो से ये मैं लेकर चल रहा हूँ ना, ये फ्लो एक बेहतरीन मेथड है। ठीक है, ये फ्लो एक बेहतरीन मेथड है, इस तरह ही हम इसको लेकर चल सकते हैं। यहाँ तक कोई चीज, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।
आगे चलें दोस्तों। यस सर बिल्कुल। वेरी गुड। अच्छा जी, मैं यहाँ पर छोटा सा एक हेडर बना लेता हूँ इसका। क्रिएट navbar, create responsive navbar in bootstrap for my angular header component where home about students contact option will be as link with font awesome. Okay, let's see. जी सॉरी, नहीं नहीं सर कुछ ओके। अच्छा जी, अच्छा जी, इसका एक और तरीका है बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने का, वो पैकेज के थ्रू है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम अपने कंपोनेंट्स की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना इसने हमें राउटर लिंक के हिसाब से चीजें दी हैं और उसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले हम इसको ओवरऑल देख लेते हैं। इसने तो खैर हमें सीधे सीधे रूट्स भी बना दिए हैं। ये रूटिंग की बेसिकली फाइल ये वाली फाइल होती है, राउट्स। अच्छा, जब आप एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो प्रोसेस आपसे पूछता है कि आपको राउट्स की फाइल चाहिए या आप खुद ही बनाएंगे, तो आपने हमेशा उसको यस करना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर हमारे जितने रूट्स हैं हम इजीली यहाँ पर हम ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसको बना देते हैं, ठीक है। अलबत्ता दैट इज नॉट आवर टॉपिक। फिलहाल तो हमारा टॉपिक है कि हम अपने हेड को लगा दें। मैं यहाँ पर आता हूँ क्योंकि हमने फिलहाल सीडीएंस लगाई हुई हैं, तो मैं यहाँ पर सारी फाइलों को क्लोज कर लेता हूँ, इसको भी क्लोज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने हेडर में आता हूँ और हेडर में आके अपनी ये फाइल लगा के, और जहाँ पर ये राउटर लिंक लगा हुआ है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल मैं href ये लगा देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी दिस वन। रिएक्ट का एक फायदा ये है कि ना, रिएक्ट के अंदर एक सेकेंड, रिएक्ट का एक फायदा ये है कि ना, रिएक्ट काम करते हुए ना बंद हो जाते हैं अगर कोई मसला मसाइल या कोई एरर आ जाए इसमें तो। लेकिन ना ये जो एंगुलर है ये थोड़ा सा लिहाज रख लेता है, लेकिन एरर जरूर देता है, ठीक है। लेट्स सी, फिलहाल ये हमारी नेविगेशन बार आ गई और ये मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। और फॉन्ट ऑसम 4, कौन से आइकन इसमें लगे हुए हैं फॉन्ट ऑसम 4 के, तो मैं यहाँ पर फॉन्ट ऑसम 4, अभी हम बूटस्ट्रैप को मैन्युअली भी इंस्टॉल करके देखेंगे ऑफलाइन मोड के लिए, वो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। लेकिन जस्ट मैं आप लोगों को ये हिंट और चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल से एंड यू कैन सी नाउ ये मेरे आइकन भी यहाँ पर चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ से इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं अगर इसको इन्फो दूंगा तो यू विल सी इट विल बी इन्फो। अगर मैं इसको डेंजर दूंगा तो यू विल सी इट विल बी डेंजर। लेकिन देख रहे हैं हमारी नेविगेशन बार टोटली काम कर रही है। और अगर मैं अपने इस मेन कंपोनेंट के अंदर, ये वाले कंपोनेंट के अंदर इन सारों को एक डिव में बंद कर दूंगा तो इट विल बी फाइन, ये डिव में बंद हो जाएंगे और अच्छे तरीके से चलेंगे। और यहाँ पर अगर मैं क्लास कंटेनर लगा दूंगा तो आप ये देखिएगा ये ऑटोमेटिकली ये कंटेनर में बंद हो गया। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? समझ आ गया दोस्तों? जी सर बिल्कुल। अच्छा जी, मैं यहाँ पर एक और क्लास दे देता हूँ, empty2 empty5, ये थोड़ा नीचे आ गया। अच्छा अच्छा, अभी यहाँ पर ना हमारा अगला जो टॉपिक है वो बनता है कि डाटा को माइंड कैसे करते हैं इन एंगुलर। मैं इसको गाइडलाइंस में लिख देता हूँ, इसमें रहने देता हूँ। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा, अगला जो कॉन्सेप्ट हमने समझना है, दिस इज द डाटा बाइंडिंग कॉन्सेप्ट। हम किस तरह डाटा को बाइंड करते हैं, ठीक है। ओके, डाटा बाइंडिंग क्या होता है? अगर डाटा बाइंडिंग की बात करें दोस्तों, तो डाटा बाइंडिंग जो है इसके अंदर दो तीन चीजें पाई जाती हैं।
ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो एंगुलर के अंदर व्यू जेएस और रिएक्ट जेएस के अंदर तो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन मैं एंगुलर की अगर बात करूं दोस्तों तो एंगुलर के अंदर आपको डाटा बाइंडिंग 2 से 3 तरीके से मिलेगी। ठीक है, एक होती है दोस्तों इसमें वन वे डाटा बाइंडिंग और एक होगी दोस्तों टू वे डाटा बाइंडिंग। ठीक है, वन वे डाटा बाइंडिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर इंटरपोलेशन आ जाता है, जैसे कि अभी मेरी पिछली व्यू जेएस की क्लास हुई है उसमें मैंने बताया है। ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी आ जाता है और डाटा बाइंडिंग तो है ही है। सर वो और ये डिफरेंट डिफरेंट है या एक जैसा है? पर्पस सेम है, यस। पर्पस सेम है वैसे डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, सिंटैक्स इसका डिफरेंट है। अगर मैं टू वे बाइंडिंग की बात करता हूं दोस्तों, तो टू वे बाइंडिंग जो है वो मॉडल्स के थ्रू होगी। ठीक है, जिसको रिएक्ट सॉरी एंगुलर के अंदर एनजी मॉडल्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम स्टेप टू स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं वन वे बाइंडिंग की तरफ। वन वे बाइंडिंग जो है वो इंटरपोलेशन कहलाती है। ठीक है, और इंटरपोलेशन मुझे एक सेकंड दीजिएगा स्टूडेंट्स। चलो वो बना लो, फिर मुझे बताओ, उसके बाद नया बना, लेकिन इसको पुश लाजमी कर देना। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं टू वे बाइंडिंग की तरफ आ जाता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, अब टू वे बाइंडिंग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो टू वे बाइंडिंग जो है हमारी डिपेंड करती है कि हम किस लेवल पर इसको लेकर चल रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मुझे एक वेरिएबल बनाना है स्ट्रिंग के इसके अंदर सॉरी एंगुलर के अंदर एक वेरिएबल बनाना है, तो वो वेरिएबल मैं अपने हेडर, बल्कि इसको ना हम ओवरऑल को क्रॉस कर देते हैं फिलहाल। मैं यहाँ पर अबाउट के कंपोनेंट में या कॉन्टेक्ट के स्टूडेंट्स के कंपोनेंट में काम कर लेता हूँ। ये है मेरे HTML की फाइल और ये है मेरी PS की फाइल। हमने फिलहाल इसी में काम करना है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक क्लास में बनाता हूँ, मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट नेम और उसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाए, तो यू विल सी कि स्टूडेंट नेम के अंदर अगर मैं यहाँ पर एक डिव लगा दूं, डिव के अंदर h2 लगाऊं और यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लास स्टूडेंट नेम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ असद मुख्तार, तो यहाँ पर मेरी ये CSS की जो क्लास है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। समझ आया? मुझे यहाँ पर नया कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर नया सॉरी मुझे यहाँ पर कोई नई फाइल बना के कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। अब देखिए, हम जो मेरा फॉन्ट ऑसम का आइकन है ये कहाँ से कॉल हो रहा है? ये हो रहा है मेरी index.html से, लेकिन ये जो मेरी क्लास आ रही है ये कहाँ से आ रही है? ये मेरी क्लास आ रही है यहाँ से। समझ आया कितना बड़ा फायदा है इसका? इसने CSS की ऑप्शन ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर दी। अगर मैं यहाँ पर हेडिंग के अंदर यूजर्स कह देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी यूजर्स कंपोनेंट, देन यू विल सी इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ जी टाइटल। ठीक है, वो टाइटल क्या है? उस टाइटल को मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ और इस स्ट्रिंग के अंदर इसका एक स्पेसिफिक सा सिंटैक्स भी होता है। मैं लिखता हूँ जी यूजर्स कंपोनेंट कंट्रोल एस, कोई एरर नहीं। अगर मैं इसको यहां पर कॉल कर लेता हूं दिस वन, ठीक है, फिर से दिस वन,
ठीक है, ठीक है। तो यू कैन सी ये लिखा हुआ आ रहा है यूजर्स कंपोनेंट, और ये डाटा मेरा कहाँ से आ रहा है? ये मेरा डाटा बेसिकली मेरी .ts फाइल से आ रहा है। मैं लिखता हूँ इज हियर, तो यू कैन सी ये आ रहा है। अब यहाँ पर आपका सवाल है कि सर पहले तो हम जब भी वेरिएबल बनाया करते थे, वो तो हम भाई ऐसे वेरिएबल बनाया, वी डाला और यूजर्स कंपोनेंट डाल दिए, ऐसे ही है ना? जीएस के अंदर तो ऐसे ही होता है, क्या कहते हैं? ऐसे ही होता है ना दोस्त? जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सही। होता है। जी सर। लेकिन जो हम अभी हमने लिखा है, दिस इज नॉट द जेएस, दिस इज द टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर अगर मुझे यही वेरिएबल बनाना पड़ेगा और मुझे पता है मुझे इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करवाना है, तो आई विल यूज हियर वी स्ट्रिंग, ओके, और उसके बाद फिर उसकी वैल्यू, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पे, अच्छा मैं एक और काम कर लेता हूँ, मैंने एंगुलर से रिलेटेड, मैं टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड इसके अंदर कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेता हूँ, ताकि तरह ना इसकी कलरफुल हो जाए। ये जी एंगुलर लैंग्वेज में ये इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस वेंजेस आ। मैं कोई स्पेसिफिक एक्सटेंशंस के बारे में तो खास इतना नहीं जानता हूँ, ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि मुझे कोशिश होती है कि मैं HTML सॉरी कोड जितना भी है वो मेरी फिंगर टिप्स पे हो। लेकिन चलो हम इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, वापस अपनी फाइलों पे आते हैं। हम्म, थोड़ा सा कलरफुल हुआ है ना ये? जी मजीद होना चाहिए यार। दोबारा आता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी VS Code extensions for Angular suggest please। आज के दौर में आपका बेहतरीन दोस्त चैट जीपीटी है। सर, ये डीप सीक भी तो इसको आ गया सर फिल हाँ करने मैंने सर। देखा है यार। हम्म, सर बहुत बहुत हाइप हो गई इसकी, ये तो इसको मारने के चक्कर में डीप सीक को ये लोग। हाँ वो बेसिकली चाइना ने बनाया है ना। जी सर। चाइना भाई बहुत आगे पहुंच चुका है, हम लोग जो है ना इधर ही फंसे पड़े हैं। एनीवेज ये देखिए, अब अगर इसके अंदर मैं, देखिए जरा गौर करिएगा, इसका जादू चेक करें। अगर इसके अंदर मैं कुछ और वैल्यू स्टोर कराऊंगा ना, तो ये देखिए ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बताया भाई इसके अंदर इंटीजर स्ट्रिंग स्टोर करवाना है, इंटीजर नहीं स्टोर करवाना। अगर मैं यहाँ पर इंट लिख देता हूँ या इंटीजर लिख देता हूँ, तो यू विल सी, अच्छा ये इंट होता है या इंटीजर होता है? ठीक है, ये हम अभी देख लेते हैं। इंटीजर, अगर मैं इसको बता देता हूँ कि भाई ये इंटीजर है, तो यू विल सी कि ये इंटीजर ही, ये फिर इंटीजर को स्टोर करवाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था हम टाइप स्क्रिप्ट को साथ साथ देखेंगे। जैसे कि ये मेरी टाइप स्क्रिप्ट है। आप गौर करिए कि आप जब भी एंगुलर के अंदर जेएस का कोड करेंगे, दिस विल बी द टाइप स्क्रिप्ट, 100% टाइप स्क्रिप्ट होगी, तो इसलिए हमें साथ साथ टाइप स्क्रिप्ट पढ़ने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, दिस वन मिसाल के तौर पे गेट स्टार्टेड, सिंपल टाइप्स देखें, बुलियन, नंबर, इंटीजर। तो ये देखें लेट फर्स्ट नेम, ये स्ट्रिंग लगाया है इसने, ठीक है ना, लेट फर्स्ट नेम, ये स्ट्रिंग लगाया है इसने। अगर उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ, तो यू विल सी कि हर एक वैल्यू की आपको इसको यहाँ पर टाइप बतानी पड़ेगी, और अगर आपके पास कोई टाइप मौजूद नहीं है या आपको पता ही नहीं है कि क्या स्टोर होगा, देन फिर आप इसको एनी बता सकते हो कि भाई बेशक आप स्ट्रिंग ले लो या इंटीजर ले लो। जैसे मिसाल के तौर पे इसके अंदर मैंने ये लिखा तो इसने मुझे एरर देना शुरू कर दिया, लेकिन अगर इसकी बजाय मैं यहाँ पर एनी लिख दूंगा, तो ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेगा। मतलब कि आप देखिएगा आउटपुट ये आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर, अब बेशक मैं स्ट्रिंग स्टोर कर दूं, ठीक है, तो यू विल सी ये यूजर्स का कंपोनेंट आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखूंगा, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी यूजर्स, मतलब कि यूजर्स के नंबर्स कितने हैं। मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ,
और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी दिस वन, ये, तो इट विल बी समथिंग लाइक H3 this one, this one, this one, users. तो you will see ये users आ गया। तो you can see that कि ये मेरे पास डाटा इंटरपोलेट हो रहा है। समझ आया कि हमें स्ट्रिंग को किस तरह इंटरपोलेट करना है और नंबर्स को किस तरह इंटरपोलेट करना है। समझ आया? क्लियर है दोस्तों? आगे चलें। यस सर। आगे हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक इंटरपोलेशन मैंने आपको बताई, ये डाटा इंटरपोलेशन, इसको डाटा बाइंडिंग बोलते हैं बेसिकली। अगली बात आ जाती है जी प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होती है? मिसाल ले लो, मैं यहां पर आता हूं और यहां पर एक डिव बना लेता हूं, ठीक है, और इस डिव को मैं ये लिख देता हूं कुछ इस तरह से, और यहां पर मैं क्लास दे लेता हूं जंबो ट्रॉन की। यहाँ एक और कलर बीजी डेंजर की मैं इसको क्लास दे देता हूँ और मैं P5 बोल देता हूँ कि पैडिंग 5%। तो यू विल सी कि जो मेरा आउटपुट है वो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ भाई इसका जो टेक्स्ट है वो वाइट हो जाए, तो यू विल सी कि यहाँ पर, खैर ये टेक्स्ट वाइट इस वजह से नहीं हुआ बिकॉज इसके अंदर भी मजीद टैग्स लगे हुए हैं। अलबत्ता मैं इसको फिलहाल खत्म कर रहा हूँ टेक्स्ट वाइट वाली कमांड को, और यहाँ पर मैं तो मैंने CSS में स्टूडेंट नेम लगाया हुआ था, मैं इसको भी फिलहाल खत्म कर रहा हूँ एंड यू विल सी ये आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर क्लास टेक्स्ट वाइट लिख देता हूँ एंड यू विल सी इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन, टेक्स्ट वाइट लिख देता हूँ, यू विल सी इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। मैं फिलहाल इसको यहाँ से खत्म मिल के रहने देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर एक और क्लास बना लेता हूँ स्ट्रिंग, सॉरी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर माय क्लास स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ जी BG डेंजर एंड P5, ठीक है। ये लिखने के बाद अगर तो मैं इसको इस तरह कॉल करूंगा, इस तरह माय क्लास, तो यू विल सी कि मेरी क्लास काम करेगी। ये देख रहे हैं कर रही है, देख रहे हैं। मैंने अभी यहाँ पर क्लासेस नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर जस्ट माय क्लास को डाटा को इंटरपोलेट करके लिखा है, और इस इंटरपोलेशन को मैं इस तरह, मैं अगर यहाँ पर क्लास को चेंज कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है। ऐसे ही है ना, ये जो आपके सामने इस वक्त हुआ हुआ है दैट इज इंटरपोलेशन डाटा बाइंडिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बजाय यहाँ पर क्लास लिखूं और यहाँ पर डायरेक्ट, मुझे कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं, ये लिखूं, कंट्रोल S करूं तो देखें फिर भी ये चलेगा। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी बाइंडिंग। मतलब कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को कॉल करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पर कह देता हूँ जी क्लास का मैं नेम दे देता हूँ इसको फॉर्म कंट्रोल का, तो यू विल सी कि ये मेरे पास ये टेक्स्ट आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो ये टाइप है ये मैं यहाँ से कंट्रोल करूँ, बैकएंड से कंट्रोल करता हूँ। आई एम गोइंग टू डू व्हाट, मैं लिख देता हूँ माय टाइप, कुछ भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ, और स्ट्रिंग लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी नंबर, ओके। एंड मैं नाउ अगर मैं इसको एज अ इंटरपोलेशन कॉल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर माय टाइप लिख दूंगा, तो इट विल बी फाइन। ये देखें नंबर टेक्स्ट नहीं लिखा जा रहा, नंबर लिखे जा रहे हैं, और ये ऊपर जो है ग्रेटर काउंटर भी आ रहा है। लेकिन अगर इसकी बनिस्बत मैं इसको एज अ डाटा बाइंडिंग तौर पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो आई एम गोइंग टू यूज हियर कर्ली ब्रैकेट्स, और इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिख दूंगा माय टाइप, तो ये फिर भी वैसे ही काम करेगा। समझ आया फर्क? अभी तक हमने क्या देखा है? हमने कंपोनेंट्स बनाना देखा है, कंपोनेंट्स के बाद हमने इंटरपोलेशन देखी है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग देखी है एंड डाटा बाइंडिंग देखी है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।
सर डेटा बाइंडिंग थोड़ी सी अगर एक दफा थोड़ा सा देखो ना, सिंपल सी बात है कि डाटा को बाइंड क्या करना होता है कि आपके कंट्रोलर से डाटा आपके HTML तक आ जाए, ठीक है, ठीक है आपके ठीक है कंट्रोलर से डाटा आपके HTML तक सही आ है जाए, सही ठीक दिस इज द डाटा बाइंड। और अगर आप किसी क्लास को इस्तेमाल कर रहे हैं डाटा बाइंडिंग के थ्रू, दैट इज अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग, या किसी भी एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हैं, दैट इज अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग, बस सिंपल। ठीक 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 एनी अदर क्वेश्चन किसी का तो पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है सर। क्लियर? कोई बस स्किनर साहब से क्लियर बात ज्यादा सर ये है कि केम पे भी रख के हम आपने बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टीज यूज की हैं, हम्म इसमें टाइपस्क्रिप्ट में यूज की है, हम्म वहां से भी हो रही है और यहाँ से भी हो रही है, एग्जैक्टली और इस चीज में कोई भी एरर नहीं दे रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली। हम्म, अब्दुल्ला भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये एंगुलर कैसी लग रही है? जी सर, अच्छी है ना वैसे, बनिस्बत रिएक्ट वगैरह के? बेहतरीन है मैं सर। मैं ना, यकीन करें, आप सबको बताता हूँ, मैं एंगुलर का बहुत बड़ा फैन हूँ, बनिस्बत रिएक्ट के, बनिस्बत व्यू जेएस के। अगर मैंने अपना पर्सनल भी कोई प्रोजेक्ट बनाना हो ना, तो मैं रिएक्ट को या व्यू जेएस का इंतखाब नहीं करता, मैं एंगुलर की तरफ ही जाता हूँ, क्योंकि एंगुलर आपको ऐसे ऐसे फीचर्स प्रोवाइड कर देता है जो उनसे फीचर्स आपको शायद ना व्यू जेएस प्रोवाइड करेगा और ना रिएक्ट जेएस प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना? अभी आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सो फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हमारी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।